ये जो लिखवाया गया था आपका, अभी सामान्य बातें ही चल रही थी और लास्ट पीरियड में हमने लिखवाया था कि सीपीसी में कौन सा सेक्शन आपका किस आर्डर से कोरिलेट करके पढ़ना है, यानी कि रीड विथ या सपठित कहिए कि कौन सा आपका सेक्शन बंद है। चाबी, चलिए बंद है तो चलिए देखा जाएगा बीच में अब। चाबी हो सकता है कहीं। देखिए आपका ये बताया गया था कि किस सेक्शन को किस आर्डर से कोरिलेट करके पढ़ना है। कुछ केस भी हम लिखवाए थे। इसके बाद आपका सीपीसी में जो शुरू किया जाता है, सबसे पहले कोई भी कानून पढ़िए तो उसका प्रियम्बल पढ़ा जाता है, यानी कि उद्देशिका या प्रियम्बल। तो अगर हम सीपीसी का संशोधन भी लिखवा दिया गया था ना सब। हाँ, संशोधन भी पांचों लिखवा दिया गया है। सामान्य सामान्य बातें लगभग समाप्त हो गई, एक उदाहरण केवल बनाना है। उसके बाद से आपका प्रियम्बल से और सेक्शन से शुरू किया जाए। भाई, एक उदाहरण हम आपका 5-10 मिनट बताते हैं कि आखिर सीपीसी में आपका पढ़ना क्या है या सीपीसी में होता क्या है। उसके बाद से आपका बेरेक शुरू करते हैं। इधर बैठिए भाई, आगे आकर उधर, इधर बैठिए आगे, हाँ यहाँ बैठिए। देखिए, देखिए आपका जहाँ तक द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात है, इसमें हमें पढ़ना क्या, माने इसमें कानून में है क्या, ये हमें देखना है मुख्य रूप से। तो इस कानून में देखिए आपका एक उदाहरण से पूरा बताया जाए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और इसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि संविदा किया। संविदा ए ने ये किया कि हे बी, मैं तुम्हें ये अपना मकान बेचूंगा, यानी कि सेल करने की या बेचने की संविदा करता है। यानी कि ए ने बी को वचन दिया है या प्रामिज किया है या वादा किया है या प्रतिज्ञा किया है कि ये मकान मैं तुम्हें बेचूंगा। कीमत भी निर्धारित कर लिया जाए 10 लाख में। अब ऐसी दशा में ये जो है आपका बेचने से पहले ही अपने वादे से मुकर जाता है, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि ठहराव को भंग करता है। संविदा को ठहराव भी कहा जाता है भाई। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में पूछा गया था, तो कॉन्ट्रैक्ट को ठहराव भी कहते हैं। यानी कि आपका संविदा ए संविदा भंग करता है। ऐसी दशा में आपका बी को क्या उपचार है, तो बी को क्या रेमडी है, अर्थात बी क्या अनुतोष पा सकता है। तो बी को संविदा भंग के मामले में सबसे पहले 2-3 से बताया जा रहा है, साम्या में भी, कि संविदा भंग के मामले में जो वाद दायर करने का अधिकार है, वह जो समय निर्धारित है, यानी कि टाइम निर्धारित है। ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पिछली बार पूछा गया था। तो जो कानूनन समय निर्धारित किया गया है वह कित और इधर थोड़ा दे भाई, बैठने दीजिए। चाबी इधर कर, देखिए बैठ गया भाई। यानी कि संविदा भंग के मामले में जो वाद दायर करने का जो समय सीमा है वो कितना है, आपका 3 साल। ये पूछा भी गया था बार काउंसिल में भी। अब ऐसी दशा में भी, अब आप अधिवक्ता है और भी आपके पास आता है, तो आप इसको क्या सलाह देंगे, तो ये सलाह देंगे कि तुम एक सिविल वाद दायर करो, यानी कि सिविल सूट दायर करो। तो सिविल वाद या सिविल मुकदमा दायर कैसे किया जाएगा, वही प्रक्रिया हमें सीपीसी बताएगी। यानी कि सीपीसी वह प्रोसीजर बताएगी जिस प्रोसीजर का पालन करते हुए कोई सिविल सूट दायर किया जाएगा। तो पूरी सीपीसी आपका
इसी पर मथा जाएगा। यानी कि जो भी सीपीसी हम पढ़ रहे हैं, आपका एक हमने उदाहरण लिया और इसी उदाहरण पर आपका सीपीसी में पढ़ना क्या है, उसको लगभग 70-80% प्रावधान आपका बिना धारा के समझा जाएंगे। मैंने धारा भी मैं ऐड करते जा रहा हूँ भाई, नए लोगों को भले धारा न याद रहे लेकिन प्रावधान जरूर याद रखिए कि सीपीसी में यही हमें पढ़ना है क्रम से। सबसे पहले आपको देखा जाए कि आपका व्यथित कौन हुआ, पीड़ित कौन हुआ या आहत कौन हुआ, विक्टिम कौन हुआ, यानी कि आपका इसमें संविदा भंग से कौन व्यथित हुआ है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? बी। आप अधिवक्ता हैं बी आपके पास जाता है तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि बी जिस मामले को लेकर आया है वह मामला क्रिमिनल में आता है कि सिविल में। अगर दोनों में आ जाता है तो दोनों मुकदमे एक साथ चलेंगे, यानी कि कार्यवाही कनकरेंट होगी, पैरल होगी, समानार्थी होगी। ये बिहार में आपका टाट में पूछा गया, कहाँ कहाँ कौन क्वेश्चन है ये भी जानना है। बिहार में अपकृत्य में पूछा गया था कि अगर एक ही मामला आपराधिक भी हो सिविल भी हो तो कौन कार्यवाही की जाएगी, सिविल की आपराधिक की दोनों समवर्ती की जाएगी। तो क्या मार कराएंगे अब? यानी कि जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण आप डिफेमेशन यानी कि मानहानि का देख सकते हैं। मानहानि अपकृत्य भी है और अपराध भी। तो अपकृत्य के लिए सिविल वाद लाकर सिविल न्यायालय में क्या वसूली है? मुआवजा। और आपराधिक मामलों में 499 से लेकर आईपीसी 502 तक प्रावधान है, वहां अभियुक्त को क्या दिलवाइए? दंड। दोनों कार्यवाही साथ चलेगी, एक कार्यवाही सिविल कोर्ट में और दूसरा कार्यवाही किस कोर्ट में? क्रिमिनल। अभी 2-3 लोग ये विवाद भी किए थे कि अगर एक, तो भाई उनके लिए भी बताया जा रहा है सार्वजनिक तौर पे। ये क्वेश्चन 3-4 लोग पूछे थे तो सबके लिए बताया जा रहा है, जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए भी। फिर एक बार देखिए अब आगे। अब भी आपका सब आपके पास गया तो आपने देखा अधिवक्ता है कि ये तो मामला शुद्ध रूप से केवल और केवल आपका सिविल लगता है। तो आपने सलाह दिया अधिवक्ता के रूप में कि सिविल वाद दायर कर किया जाए, कागज पत्र लाओ और मैं प्लेंट तैयार कर रहा हूँ, वाद पत्र तैयार कर रहा हूँ और कोर्ट में हम क्या करेंगे, इसको दायर। तो अगला पॉइंट ये आया कि बी का जो मैटर है क्या वह सूट ऑफ सिविल नेचर या दीवानी प्रकृति का वाद है कि नहीं, पहले ये डिसाइड होगा और इसके लिए धारा 9 काम करे। यानी कि सेक्शन 9 आपका सबसे पहले ये निर्धारित होगा कि बी जिस मैटर को लेकर कोर्ट में आया है क्या वह सिविल न्यायालय, क्या वह सिविल वाद है यानी कि नागरिक वाद, या दीवानी वाद है कि क्रिमिनल वाद। तो अगर क्रिमिनल वाद रहेगा तो सिविल न्यायालय नहीं स्वीकार करेंगे, और कौन सा वाद रहेगा तो स्वीकार करेंगे? सिविल। पहले ये देखा जाएगा। दूसरा आपका बी अधिवक्ता साहब के पास आया, अब बी से वाद दायर कराइए, तो बी अपना आपका वाद दायर करेगा। अब वाद दायर करेगा यानी कि सूट फाइल करेगा, यानी कि सूट फाइल करते समय आपका जो सूट फाइल करेगा वह प्लेंट के माध्यम से करेगा, यानी कि वाद पत्र, यानी कि अपनी ओर से एक कागज पत्र तैयार करके न्यायालय में क्या करेगा? जमा। तो जैसे ही बी वाद दायर करता है, अब इसके लिए तमाम नियम कायदे हैं। सबसे पहले आपका धारा 26 पढ़ना पड़ेगा कि जब भी कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है तो वह वाद पत्र के माध्यम से करेगा। वाद पत्र कम से कम कितने प्रतियों में? पुराने लोग तो याद रखें, कुछ 2 प्रतियों में।
और वाद पत्र में जो बातें वह लिखेगा उसे कैसे साबित किया जाएगा। आपका मौखिक साक्ष्य की दस्तावेजी की शपथ पत्र लगाकर क्वेश्चन आ चुका है, कैसे साबित किया जाएगा, एफिडेविट। भाई ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मौखिक और है, जगह न हो बैठिए, नहीं अंदर बैठने दीजिए भाई इनको भी। फिर एक बार याद रखिए, दोबारा बताया जा रहा है, यानी कि बी मुकदमा दायर करेगा, इनके वकील साहब करेंगे तो कहा जाते हैं। बी मुकदमा दायर करेगा, मुकदमा दायर करेगा तो कम से कम मुकदमे माने कितने प्रतियों में, 2 प्रतियों में दायर करेगा। आपका किस न्यायालय में करेगा, तो जो न्यायालय उस मुकदमे को ग्रहण करने में कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। तो उतना डिटेल में हम नहीं चल रहे हैं, बहुत लंबा चल जाएगा। सक्षमता का निर्धारण भी आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद किस स्थान के न्यायालय में करेगा, ये भी आपका सीपीसी की धारा 15 से लेकर 25 तक में दी गई है कि जब भी संविदा भंग के लिए मुकदमा करने जा रहा है तो इलाहाबाद में मुकदमा करेगा कि कानपुर में करेगा कि बनारस में, इसका भी स्थान निश्चित है। और कहां से कहां तक लेकर निश्चित किया गया है, धारा 15 से लेकर कहां तक, 25 तक। प्री में पिछली बार 3 क्वेश्चन इससे आया था, बताएंगे 15 से 25 तक में। अब जब भी वाद दायर करेगा तो भाई फिर एक बार धारा और आदेश में अंतर समझिए। सेक्शन 26 कहती है कि जो भी सूट फाइल किया जाएगा वह प्लेंट के माध्यम से किया जाएगा, वाद पत्र दायर करके किया जाएगा। लेकिन वाद पत्र दायर करने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि वाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सेक्शन में नहीं बताया जाएगा, ये आदेश में दिए गए नियम में। तो आपका कौन सा आदेश बताया गया था, 4, यानी कि आदेश 4 में वह प्रक्रिया बताई गई है जिस प्रक्रिया द्वारा वाद दायर किया जाए। अब जब ए बी मुकदमा दायर कर रहा है तो आगे बढ़ा जाए। अब जब भी मुकदमा दायर कर रहा है तो वाद पत्र जो अपना कागज तैयार करेगा उसको खाली छोड़ेगा कि कुछ लिखेगा, तो लिखेगा। तो उसके लिए आदेश 7 काम करेगा, यानी कि सीपीसी का आदेश 7 ये बताता है कि जो प्लेंट होगा बी, इस उदाहरण में भी वाद पत्र दायर करेगा तो वाद पत्र के अंदर यानी कि अपने दस्तावेज के अंदर क्या लिखेगा, तो कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी, ये स्पष्ट रूप से कौन सा आर्डर बताता है, 7। पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन आया था कि वाद पत्र की अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु बने वाद पत्र के अंदर क्या लिखा जाएगा, ये किस आर्डर के किस रूल में, तो आदेश 7 के नियम 1 पहले नियम में आगे बताया जाएगा। अब आइए भी वाद पत्र दायर कर दिया न्यायालय में, तो अब आइए नेचुरल जस्टिस का पालन कराइए। पहले एकदम क्रम से हम चल रहे हैं। नेचुरल जस्टिस का पालन, पहला जो हम सिद्धांत बार बार बताते हैं, नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय या प्रकृति के अनुसार न्याय का पहला सिद्धांत ये है, माने आपका आडी अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए, सुना जाए। तो यहाँ सिद्धांत अप्लाई कराइए। जब भी उचित रूप से एक के खिलाफ मुकदमा कर दिया है, तो फिर एक बार भाई नाम समझिए, जो मुकदमा करता है उसे प्लेंटिफ या वादी कहते हैं, और जिसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो इस उदाहरण में वादी कौन हुआ, आपका बी, और डिफेंडेंट या प्रतिवादी कौन हुआ, यानी कि रिस्पांडेंट कौन हुआ जो उत्तर देगा, ए। अब आइए, जब प्राकृतिक न्याय का नियम ये कहता है कि जब भी न्यायालय में मुकदमा कर चुका है
उचित रूप से मुकदमा कर दिया, सब कुछ सही था, तो न्यायालय नेचुरल जस्टिस का पालन करेगा। आरडी अल्ट्रम का पालन करते हुए ए के खिलाफ कॉल लेटर या बुलावा पत्र या उपस्थिति का पत्र, एपियरेंस का पत्र, अर्थात एक लाइन में समन जारी करेगा। किसके खिलाफ? ए के खिलाफ। और समन का उद्देश्य क्या है? तो ये भी आपका खूब पूछा जाता है। समन दो उद्देश्यों के लिए जारी किया जाएगा। पहला कि प्रतिवादी उपसंजात हो। उपसंजात मतलब एपियर हो, यानी कि कोर्ट में हाजिर हो। तो कौन कोर्ट में हाजिर हो? ए। और बी के दावे का वह क्या दे? जवाब। क्योंकि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए, केवल बी को सुनकर बी के पक्ष में फैसला न दिया जाए। प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि विपक्षी की भी बात को क्या करिए? सुनिए। तो सुनिए भाई आपका। अब ए के नाम जब समन जारी होगा तो इसके लिए सिद्धांत है धारा 27 में, धारा 28 में और 29 में। यानी कि प्रतिवादी को समन के बारे में आपका सारांश प्रावधान या प्रिंसिपल या जो सिद्धांत कहिए वह 3 धाराओं में दिया गया है, 27, 28 और 29। समन कैसे जारी होगा, वह जो प्रोसीजर होगा, कैसे दिया जाएगा समन, वह प्रोसीजर सेक्शन नहीं बताएगा तो कौन सा आदेश बताएगा? 5। यूपीजे में आपका फिर तीसरा चौथा क्वेश्चन आज बताया जा रहा है यूपीजे का, जो अभी आया मैंने भूमिका में ही। यूपीजे में फिर आया क्वेश्चन दस्ती समन की तामील। यानी कि दस्ती समन क्या होता है? दस्ती समन माने हाथों हाथ समन। देखिए दस्ती यानी कि न्यायालय बी को ही समन दे दिया और कहा कि तुम जाकर खुद ही किसको दे दो? ए को दे दो। तो इसको हम कहते हैं दस्ती समन। क्या कहते हैं? हाथों हाथ समन दिया गया, दस्ती समन। फिर एक बार देखिए, ए बी के हाथों समन लेने के लिए बाध्य नहीं है, बुलावा पत्र लेने के लिए बाध्य। फिर एक बार देखिए भाई इसको, जब वादी को ही समन दे दिया जाता है कि वह प्रतिवादी पर इस समन की रिसीविंग कराए, तामील कराए, यानी कि सर्विस कराए या रिसीविंग कराए, तो उस समन को दस्ती तामील कहते हैं। हाथों हाथ देकर तामील कराना किसको दिया गया है? वादी को। किसको दिया गया समन तामील के लिए? वादी को। वादी जाकर खुद किसको देगा? प्रतिवादी को। अब ये कहाँ दिया गया है? तो आदेश 5 के नियम 9A, गलत न हो, यही पूछा गया था कि दस्ती समन के बारे में कहाँ प्रावधान है? तो आदेश 5 के किस नियम में है? 9A। आगे बढ़ा जाए, समन की तामील भी हो गई, यानी कि ए पर समन की तामील हो गई, यानी कि ए को ये जानकारी हो गई कि हमारे खिलाफ बी ने मुकदमा संविदा भंग के लिए कर दिया है। अब ए उसका बी का दावे का जवाब देगा। तो यहाँ आपका 2 पॉइंट और देखना है। देखिए, बी ए ही बना जाए। किसने मुकदमा दायर किया है? बी ने। तो अब ए आया और ए बी के दावे का जवाब दिया, यानी कि बी ने जितनी बातें अपने वाद पत्र में लिखी थी उन सभी बातों का जवाब कौन देगा? ए। तो जवाब दिलवा दिया जाए। एक और इसमें नियम निकाला जाए। मान लीजिए ए ने बी ने पहले पैरा में कोई पैरावार लिखा जाता है, बताया जाएगा। पहले पैरा में कोई बात लिखी, ए ने जब उसका जवाब दिया और कहा कि पहला पैरा हमें क्या है? स्वीकार है। अब आप लोग बताइए, जब एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर ले तो क्या अब उस विषय पर कोई डिस्प्यूट या विवाद रहा कि नहीं? यानी कि जब आपका बी मांग किया और ए क्या किया? उसे एक्सेप्ट कर लिया,
तो क्या ये अब जो पहला पैराग्राफ की बात है, क्या उस पर कोई विवाद रहा कि नहीं रहा? बताइए तो आप लोग। नहीं रहा, क्यों? क्योंकि बी ने मांग किया था और ए क्या किया? तो पहला पॉइंट हटा दीजिए, ये विवादक तथ्य नहीं है, डिस्प्यूटेड बात नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ से? अलग। देखिए विवादक तथ्य भी हम निकाल दें। ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये आदेश 14 पर निकाल रहा हूँ भाई। फिर एक बार, मैंने नए लोग तो अभी आदेश न जाने, लेकिन पुराने लोगों के लिए भी बताना जरूरी है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये किस आदेश में जाएगा? आदेश 14। आइए, बी ने दूसरे पैराग्राफ में बात कही थी, और दूसरे पैराग्राफ की बात को जब ए ने उत्तर दिया आपका, मैंने बी का, तो इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया, अब यहाँ आइए, यानी कि जब एक पक्षकार किसी विषय की मांग करता है और दूसरा पक्षकार उससे डिनाई करता है, इनकार करता है, उसे अस्वीकार कर देता है, तो खुद दिमाग में बैठाइए, अब क्या इस बिंदु पर विवाद हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि आपका दूसरे पॉइंट पर विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि बी ने आपका डिमांड किया था और ए ने क्या कर दिया? डिनाई। तो फिर एक बार एक नियम निकालिए, जब एक पक्षकार मांग करे और उस विषय को दूसरा इनकार करे, तो उसे लीगल भाषा में कहा जाता है फैक्ट इन इशू। याद रखें न लोग, विवादक तथ्य। और इसकी परिभाषा एविडेंस की धारा 3 में मिले। और विवादक तथ्य सिविल मामलों में आपका किस आदेश के तहत निकाले जाते हैं? आदेश 14। फिर एक बार याद रखें तो दोबारा बताया जाए। एक पक्षकार डिमांड करे, दूसरा डिनाई करे, तो वहीं आपका विवाद उत्पन्न हो गया। कानूनी भाषा में कहिएगा फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य, यानी कि डिस्प्यूटेड फैक्ट, यानी कि जिन मुद्दों पर क्या है वादी प्रतिवादी में विवाद। तीसरा पॉइंट अब उठाइए भाई। बी ने अपने माने वाद पत्र के तीसरे पैराग्राफ में कुछ बातें लिखी थी, और जो ए था मौन रह गया, यानी कि आपका साइलेंट रह गया, यानी कि न तो उसे इनकार किया और न ही स्वीकार किया। तो ऐसी दशा में आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर वादी ने कोई बात कही और प्रतिवादी न तो उसे इनकार ही किया है न ही स्वीकार किया है, तो ये मान लिया जाएगा आपका विवक्षित रूप से, इम्प्लाइड रूप से, यानी कि प्रतिवादी के आचरण के आधार पर ये अनुमान लगा लिया जाएगा कि प्रतिवादी ने वादी की इस बात को मौन रहकर स्वीकार कर लिया है। यानी कि मौन रह जाना मतलब क्या हुआ? यानी कि आप क्या कर रहे हैं? ये सिविल मामलों में, क्रिमिनल में नहीं। फिर मैं बता, आपराधिक में नहीं, आपराधिक में भी कोरिलेट करिए। अगर न्यायालय ने अभियुक्त पर चार्ज या इल्जाम या आरोप लगाया और अभियुक्त से पूछा कि क्या तुम ये अपराध किए हो, और अभियुक्त मौन रह गया, तो वहां ये माना जाएगा कि अभियुक्त ने डिनाई कर दिया है, इनकार किया है। लेकिन सिविल मामला उतना गंभीर नहीं होता, तो अगर विपक्षी किसी बात पर क्या रह जाए, मौन रह जाए, तो ये माना जाता है विवक्षित तौर पे कि विपक्षी ने वादी की उस बात को क्या किया है? स्वीकार। तो आपका मौन रह गया तो स्वीकार माना जाएगा, तो इस पर भी अब कोई विवाद नहीं। पहले पॉइंट को बी ने क्या किया है? ए ने स्वीकार ही कर लिया, तो इस पर भी कोई विवाद नहीं। अब विवाद केवल किस बिंदु पर रह गया है? दूसरा। भाई विवाद केवल किस बिंदु पर रह गया? अब इसी को विवादक तथ्य कहेंगे, सबको नहीं। अब विवादक तथ्य जो होते हैं, हल्का सा आगे पढ़िए, दो प्रकार के होते हैं। एक ला के, ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, एक विध के और दूसरा तथ्य।
ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन आपका झारखंड और इत्यादि में भी ये बना है कि विवादक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप दो पहले देखिएगा, एक फैक्ट इन इशू माने एक आपका तथ्य के विवादक और एक विधि के विवादक, यानी कि विधिक मामला प्रश्नगत है तो वह विधि का विवादक, और किसी तथ्य का मामला प्रश्नगत है तो वह तथ्य का विवादक। सबसे पहले इसमें जो सुनवाई होगी वह विधि के विवाद पर होगी। एक दो उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि बी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया है, सिविल वाद किया है, तो ए आकर ये कहता है कि हजूर जो मुकदमा करने का टाइम था बी का 3 साल इससे कानूनन था, वह समय बीत गया है। समय बीतने के बाद बी ने मुकदमा किया है, अतः बी के मुकदमे को खारिज किया जाए, डिसमिस किया जाए। तो जो ये लिमिटेशन पीरियड होता है, जो ये समय होता है मुकदमा दायर करने का, ये कैसा विवादक होता है? तथ्य का नहीं, कैसा? विधि का। अब आइए, ए कहता है न्यायालय से कि हजूर बी ने आपके न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया है वह आपको इस मुकदमे को सुनने की अधिकारिता ही नहीं है, अतः अधिकारता नहीं है तो आप मुकदमा क्या करिए, खारिज। तो जो जो जुरिडिक्शन का प्रश्न होता है, फिर याद रखिए हमेशा वह कैसा प्रश्न होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है? तो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। यही क्वेश्चन झारखंड ने बनाया, फिर याद रखिए क्वेश्चन ये आ चुका है। आगे आ जाए, विवादक तथ्य निकल गए भाई आपका। तो दूसरा जो पॉइंट हमने निकाला उसी पर क्या था? विवाद। अब इस पर अब आइए साक्ष्य दिलवाया जाए। अब जो दूसरे पॉइंट पर विवाद है, अब पहले बी से कहा जाएगा कि तुम साक्ष्य लाओ, तो एक तराजू बना दिया जाए। थोड़ा डिटेल में कर देते हैं क्योंकि ये भविष्य में बताया नहीं जाएगा। ये नहीं कि बार बार नहीं बताया जाएगा, एक बार जितना पढ़ना हो क्या करिए, इसको दिमाग में भाई बैठाइए। हाँ, जिसको भाई हल्का सा भी दिक्कत हो एक बार इशारा करे दोबारा, वैसे मैं शुरुआती दौर में दो दो बार बता रहा हूँ। तो एक तराजू भी बना लेना है। आइए, ये तराजू हो गया। अब आइए, बी वादी है, ए प्रतिवादी है। तो सबसे पहले जो इशू नंबर माने आपका पैरा नंबर 2 था, पहले तो ये देखा जाएगा कि किस बिंदु पर विवाद है। तो हमने विवाद किस बिंदु पर केवल निकाला था? पैरा नंबर 2 उदाहरण। अब पैरा नंबर 2 को प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए अब दिमाग लगाना है कि सबसे पहले कौन पक्षकार सिविल मामलों में साक्ष्य पेश करेगा और आपका तथ्य को साबित करेगा। तो सबसे पहले साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है? वादी। अब भी नहीं, वादी। अब किसकी? तो वादी से साक्ष्य पेश कराइए, तो ये पलड़ा हो गया। और वादी से साक्ष्य पेश कराइए, पलड़ा थोड़ा क्या हुआ? झुक गया। अब तुरंत पुराने लोग थोड़ा दिमाग एविडेंस में भी लगाएंगे कि कौन सी धारा ये एविडेंस की बताती है कि सिविल मामलों में सामान्यतः जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, सबूत का भार होगा सामान्यतः, वह प्लेंटिफ या वादी पर होगा। तो आपका वह जो धारा है 101, आपका फिर याद रखिए कौन सी धारा एविडेंस की कहती है कि साक्ष्य बने सबूत का भार आपका वादी पर होगा शुरुआती दौर में? 101। अब आइए, तो बी ने जो वादी था, ये पलड़ा बना दिया गया न्याय का तराजू, साक्ष्य पेश करा किया और पलड़ा पलड़ा इसका झुक गया। अब आइए, अब किसको दिया कहा जाएगा कि तुम अपनी ओर से साक्ष्य या एविडेंस पेश करो? ए को। अब ए ने भी साक्ष्य अपनी ओर से पेश किया और ए का पलड़ा झुक गया। तो जब दोनों पक्षकार अपनी अपनी ओर से
एविडेंस प्रस्तुत करने लगे तो अब यहाँ जो सबूत का भार किस पर होगा, तो सबूत का भार उस पर होगा जो असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से अब साक्ष्य पेश न किया जाए। तो अब धारा बढ़ जानी है एक एविडेंस की 102। कौन सी धारा? तो आप लोग बताइए, इसका पलड़ा इतना झुका है और ए का पलड़ा ज्यादा, तो अगर हम इस बिंदु पर देखें तो कौन हार जाएगा कौन जीत जाएगा यदि दोनों तरफ से कोई साक्ष्य ना है? बताइए कौन जीतेगा? आपका ए। और कौन हार जाएगा? बी। तो अब सबूत का भार किस पर होगा? वादी पर, जो हारेगा। तो बी से कहा जाएगा कि लाओ साक्ष्य, तो बी ने साक्ष्य पेश किया और पलड़ा इसका क्या हुआ? थोड़ा ज्यादा झुक गया। अब कौन हार जाएगा? ए। तो बताइए, एक बार बदल रहा है सबूत का भार की बार बार? बस यही याद करना है। किस धारा के तहत सबूत का भार सदैव बदलता रहता है? 102, 101 वाला नहीं। अब ये आप जान लिए, फिर एक बार देखिए लास्ट में अगर इस बिंदु पर दोनों ओर से साक्ष्य नहीं आया तो ऐसी दशा में चूंकि बी का पलड़ा भारी है तो बी विजयी होगा और ए का पलड़ा यहाँ तक है साक्ष्य वाला, तो ये क्या होगा? हार जाए। आगे चलिए। अब भाई अब आपका विजयी कराइए, यानी कि हमने बी को विजय बी के पक्ष में फैसला दिलवाया और ए को क्या किया? हरा दिया। तो जो पक्षकार जीतता है अब उसका नाम कानूनी तौर पर, आप आगे थोड़ा बढ़िए। अब तक हमने बी को वादी कहा था और ए को क्या कहा था? प्रतिवादी। लेकिन जैसे ही अब निर्णय भाई सुनवा दिया जाए, अब दोनों लोग अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं। न्यायालय सुनवाई भी कर लिया दोनों लोगों की और सुनवाई अब कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। तो सुनवाई पूरी हो जाने के बाद न्यायालय फैसला सुनाता है, निर्णय सुनाता है और निर्णय के बाद आपका न्यायालय डिक्री पारित करता है। तो तुरंत एक लाइन जानना है कि निर्णय डिक्री के बारे में प्रावधान कहाँ है? तो इसके लिए आपका निर्णय देने के बारे में सारवान प्रावधान या सिद्धांत की धारा में है 37 में, और इसके लिए आपका प्रक्रिया बताया गया है आदेश किस में? 20 में। याद रखिए। तो निर्णय भी आ गया। अब निर्णय में क्या लिखा जाएगा, कैसे आएगा, कारण लिखना है कि नहीं? और निर्णय एक जज लिख दिया, अभी सुनाया ही नहीं, तब तक मर गया, तब क्या होगा? निर्णय दे दिया, सुना दिया, साइन ही नहीं किया, तो तमाम चीजें आपका बताई जाएंगी आगे। धारा 2 में ही आ जाएगा जब हम जजमेंट पढ़ाएंगे उसी समय। लेकिन अब उतना लंबा खींचने पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, पता लगा कि आज भूमिका ही नहीं खत्म हुई। लेकिन हर हाल में हमें भूमिका आज क्या करना है? लास्ट तक भाई निपटा देना है। एक दिमाग में मैंने बैठा रहे कि सिविल में आपका यही होता है। आइए अब जितवाज भाई बी और ए। बी के पक्ष में निर्णय आया और किसके विरोध में निर्णय आया है? ए के। अब यहाँ देखिए आपका थोड़ा अच्छे से, अब जो पक्षकार जीतता है यानी कि बी इस मामले में जीता है तो अब वादी प्रतिवादी नाम नहीं रहेगा, अब आपका नाम इन लोगों का चेंज होगा। यानी कि जिस पक्षकार के पक्ष में डिक्री पारित की गई है उसे डिक्री होल्डर या डिक्रीधारी या आज्ञप्तिधारी या जय पत्रधारी या विजय पत्रधारी, लेकिन कानूनी भाषा में डिक्री होल्डर कहा जाता है, या आज्ञप्तिधारी या जिसके फेवर में आज्ञप्ति दी गई है। यानी कि आपकी भाषा में, अभी आसान भाषा में, जो जीता वही सिकंदर। तो कौन जीता है? बी। तो बताइए जो जीतता है क्या नाम दिया जाएगा? डिक्रीदार।
और कौन हारा है? ए। तो जो हारता है उसका नाम जजमेंट डेटर, यानी कि हारने वाला, या हिंदी में निर्णित ऋणी। फिर एक बार याद रखें, हारने वाले पक्षकार को जजमेंट डेटर या निर्णित ऋणी हिंदी में कहा जाता है। तो फैसला के बाद नाम चेंज कर दीजिएगा। बी को हम क्या कहेंगे? तो बी डिक्री होल्डर है, आज्ञाधारी है, जीतने वाला। और ए हारने वाला, तो हारने वाले का नाम क्या होगा? निर्णित ऋणी, जजमेंट डेटर। अब आइए मान लीजिए कि न्यायालय ने बी के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि हे बी, तुम ए से आपका 2 लाख रुपया मुआवजा पाने के क्या हो हकदार। मैंने कि मकान तो नहीं दिलवा, कितना रुपया कहा कि पाने का हकदार हो? आपका 2 लाख। अब सिविल मामले में किसी पक्षकार की कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब वह अपने फेवर में दिए गए निर्णय को निष्पादित कराने जाता है, प्रवर्तित कराने जाता है, लागू कराने जाता है, एग्जीक्यूशन कराने जाता है, उर्दू में इजरा कराने जाता है। इजरा का मतलब ये हुआ कि न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा बी ए से कितना वसूलेगा? 2 लाख। इसी को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन या निष्पादन या प्रवर्तन या लागू कराना। उर्दू में हम क्या कहते हैं? इजरा। और याद रखिए क्या हम बोलते हैं? तो वसूली करवाइए भाई। अब जो ये बी 2 लाख रुपया वसूलेगा, अब इसके लिए आपका जो सेक्शन काम करेगा, फिर एक बता दें, 36 से लेकर 74 प्रक्रिया। तो डिक्री के निष्पादन के लिए आपका जो सारवान प्रावधान है वो धारा 36 से लेकर कहाँ तक दिया गया है? 74। कैसे वसूला जाएगा और कहाँ वसूलेंगे, और इसके लिए जो आपका प्रक्रिया दी गई है वह आदेश 21 में दी गई है। आदेश 21 में जो बार बार पूछा जाता है, सबसे बड़ा आदेश है जिसमें कितने नियम हैं? 106। तो फिर एक बार बताइए, निष्पादन के बारे में सिद्धांत की धारा से की धारा तक दिए गए हैं। तो 36 से लेकर कहाँ तक? 74 तक। और उसके लिए शुद्ध रूप से प्रोसीजर कहाँ दिया गया? किस आर्डर में? 21। 21 आर्डर 21 में कितने नियम है? 105 के, 106 के, 107, 106। सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? 21। रट कर जाइएगा इतना। देखिए आगे। अब ये प्रक्रिया, तो थोड़ा बहुत प्रक्रिया आपका बताया जाए और लास्ट में यही आपका सिविल मामले में ही पढ़ना ही है। देखिए अब भी बेचारा है, तो बेचारा एक तो आपका न्यायालय में गया और कहा कि हजूर हम जीते हैं, ये डिक्री है प्रमाणित कापी, आप हमारी डिक्री को इन्फोर्स कराइए, लागू करवाइए, और ऐसे कितना हमें दिलवा दीजिए? 2 लाख। तो अब लागू करवा जा डिक्री का। लागू करवाने में आपका कुछ धाराएं देखनी है। एक तो धारा 51 हम देखेंगे, मुख्य मुख्य धाराएं। एक धारा 55 देखेंगे, फिर आपका धारा 60 देखा जाएगा, 58। एक धारा आपका 58 भी देखा जाएगा, फिर 60 देखा जाए। फिर अगर आपका इधर 60 के बाद एक धारा और बताते हैं, 74 देखा जाए और 73 देखा जाए। यानी कि पूरी धाराएं तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपका मेन मेन धाराएं देखिए। तो पहले बिना धारा के समझिए और तब आपका धारा पर बताया जाए। बिना धारा के समझिए। अब ये उदाहरण भी बनाए रखा जाए भाई। भी न्यायालय में जाता है कि हजूर
ए से हमें 2 लाख रुपया दिलवाइए। तो डिक्री या आदेश का निष्पादन न्यायालय कैसे करा सकता है, उसके लिए जो प्रावधान किया गया है वह सेक्शन 51 में है। न्यायालय इस उदाहरण में ए की संपत्ति को विक्रय करवा कर बी को दिलवा दे, या कुर्क करके विक्रय करवा कर दिलवाए, या ए को गिरफ्तार करके कहाँ भेजवा दे, जेल। यही तो उपाय है भाई। ए की जो संपत्ति है उसे बेचवाए न्यायालय, और बेचवा कर 2 लाख रुपया किसको दिलवाए, बी को। दूसरा उपाय क्या है, कुर्क करे, उसके बाद बेचवाए और बी को कितना दिलवाए, 2 लाख। तीसरा उपाय है कि ए को जेल भेज दिया जाए, और आपका जेल भेजा जाए और कहा जाए कि तुम बी को 2 लाख रुपया क्या करो, दो। ये जो प्रक्रिया हमने शॉर्टकट में बताया, ये जो प्रक्रिया है ये सेक्शन में अब जोड़िए। भले देखिए नए लोगों को भले सेक्शन याद ना हो, लेकिन भाई हमारा कर्तव्य है कि सेक्शन वाइज भी पढ़ा दिया जाए। तो ये किस सेक्शन में हम बता रहे हैं, 51। अब आइए दो प्रक्रिया हमने बताया। एक गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाए, सिविल कारागार, और दूसरा उसकी संपत्ति को क्या किया जाए, कुर्क। तो पहले गिरफ्तार करवाइए। अब धारा 55, गिरफ्तारी और निरोध। तो जो निर्णित ऋणी है या आपका जजमेंट डेटर है, जो हारने वाला है, वह किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करके सिविल कारागार में भेजा जाएगा। लेकिन वहाँ भी बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जो जीता है अगर सिविल कारागार में भेजवाता है तो सबसे पहले एक के भोजन की व्यवस्था करे, क्योंकि सरकार भोजन नहीं देगी। यानी कि अगर यहाँ जेल में जाता है तो उसका भोजन और इत्यादि किसके जिम्मेदारी होगी, बी की। यानी कि सिविल मामलों में सरकार नहीं देगी खाना, जैसे कि क्रिमिनल मामलों में जेल में गया नैनी जेल, तो सरकार खिला ही रही है फ्री में, जेल में रख रही हैं। लेकिन सिविल में नहीं। सिविल में पैसा कि ए जेल गया और खाने का पैसा किससे वसूल लेगा, बी से। अगर बी खाने का पैसा नहीं देता तो ए को छोड़ दिया जाएगा भाई। ये भी याद रखिए, यानी कि सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं। यानी कि पहली समस्या ये आ गई, तो क्या जेल भेजवाना उचित होगा। एक तो 2 लाख रुपया वसूलना है, कहीं खवाकू रहेगा तो पूरा खा लेगा, 10,000 वो भी चला जाएगा। तो ये नियम कम अपनाया जाता है। देखिए जेल भेजवा भी रहे हैं तो 58 में समय दिया गया, बहुत लंबे समय तक नहीं भेजवा सकते। आपका जेल भेजवा भी रहे हैं तो अगर 2000 से कम की 2000 या इससे कम की रकम है तो ये जेल जाएगा ही नहीं, याद रखिए, भी जेल नहीं भेजा जाएगा। संपत्ति भले कुर्क की जाए, अभी हम उस पर आते हैं। नहीं 2000, देखिए एक बार, 6 सप्ताह। देखिए 2000 से लेकर, मैंने 2000 से अधिक है ना, एक बार देखे तो मेरे। देखिए भाई अगर 2000 तक की रकम है, यानी कि अगर बी ने कितना जीता होगा, 2000, तो ए को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा, पहला नियम। अगर बी ने जो जीता है वह रकम 2000 से अधिक, लेकिन कितने हजार तक है, 5000 या इस बीच में, तो ए को गिरफ्तार तो किया जाएगा, लेकिन अधिकतम कितने समय तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब कितना दिन, 42। और अगर 5000 से ऊपर की रकम कौन जीता है, बी, और ए को चाहता है कि गिरफ्तार करके जेल भेजवा दें क्योंकि ए पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसी दशा में आपका माने ए जो अधिकतम दिन जेल में रह सकता है वह 3 माह ही रह सकता है,
और 3 माह बाद इसे क्या करना पड़ेगा? हर हाल में सिविल जेल से छोड़ दिया जाए, क्रिमिनल जेल नहीं, कौन सी जेल, छोड़ दिया जाएगा। तो भाई गिरफ्तार करके और जेल सिविल कारागार भेजवाना ये काफ़ी मुश्किल काम है। और इसी में आपका वर्गीज का केस भी आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन ध्यान में रखना है। आपका सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क है कि अगर ये निर्धन है, उसके पास धन, देखिए 2 नियम बनाइए सुप्रीम कोर्ट के केस के अनुसार। अगर ए के पास धन या संपत्ति है और फिर भी ए 2 लाख रुपया बी को इस उदाहरण में नहीं दे रहा है, तब ए को गिरफ्तार करके जेल भेजना सही माना जाए। लेकिन कब? जबकि ए के पास धन है लेकिन ए उस धन को किसको नहीं दे रहा है? बी। लेकिन ए अगर निर्धन है, ए गरीब है, तो ऐसी दशा में ए को गिरफ्तार करके और निर्धनता के कारण पैसा 2 लाख रुपया नहीं दे रहा है, तो किसी भी हाल में ए को गिरफ्तार करके सिविल कारागार नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का क्या होगा? शुद्ध रूप से उल्लंघन, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या होगा? उल्लंघन। तो ऋण लीजिए, घी पीजिए, सारा पहले बेच डालिए, उसके बाद ऋण लीजिए, और गिरफ्तार करके जेल भी नहीं जाएंगे। हाथ खड़ा कर दीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो कहाँ से दें। तो भाई गिरफ्तार करके जेल भेजना काफ़ी कठिन काम रहता है, देख ही रहे हालात, मैंने कितना कठिन है, तब जेल में जाएगा। एक और हालात देखा जाए, यानी कि आपका जेल भेजने वाले पर उसी में अगर बीमार पड़ गया जेल में, सिविल कारागार में, तो उसको छोड़ दिया जाएगा बीच में, बीमार पड़ गया या अभी खर्चा ही नहीं दिया, एक का खाना पीना ही नहीं दिया, तब भी बीच में क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। अब इसी में एक और देखिए, वो भी बता दिया जाए। ये गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ये कह रहा कि अब हम तुम्हें कहाँ भेजेंगे? सिविल कारागार। लेकिन न्यायालय ए को एक अधिकार बताएगा, देखिए क्या कि हे ए, तुम्हारे खिलाफ डिक्री मैंने पारित की गई थी, डिक्री लागू की जा रही है, 2 लाख वसूलने के चक्कर में तुम गिरफ्तार करके कोर्ट में आए हो और कहाँ भेजे जाओगे? जेल। अतः यदि तुम अपने को दिवालिया घोषित कराना चाहते हो तो बोलो, अभी मैं जेल नहीं भेजूंगा। यानी कि न्यायालय पूरा मौका देगा कि ये चाहे तो हाथ खड़ा कर दे कि हम तो सरेंडर कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें क्या घोषित कर दिया जाए? दिवालिया। तो अगर ये कहता है कि हाँ हम दिवालिया अपने को घोषित कराएंगे, तो फिर न्यायालय छोड़ देगा और 1 मास का समय देगा। किसको देगा? एक को, कि 1 मास के अंदर तुम हमारे यहाँ दिवालिया होने का क्या दे देना घोषित कराने के लिए? एप्लीकेशन। यानी कि गिरफ्तार करके ये आया, जेल नहीं भेजा गया, फिर न्यायालय छोड़ दिया, कितना मास का समय दिया? 1 मास का, कि तुम क्या अपने को घोषित करा देना? दिवाली। तब दिवालिया घोषित करवा दिया जाए, तब आपका एक धारा और अब इसी समय बता दिया जाए। मान लीजिए ए दिवालिया घोषित हो गया और ए ने कई लोगों से उधार लिया था, अब 2-3 लोग बना दिया जाए उदाहरण में, और बी से भी उधार लिया था तो आपका 1,000 रुपया लिया था, सी से उधार लिया था 500 रुपया, और डी से उधार लिया था 500। और और तीनों लोग एक के खिलाफ वसूली का मुकदमा किए, तीनों लोग जीते भी हैं और तीनों डिक्री के निष्पादन के लिए कोर्ट में आ गए। एक बी कह रहा है कि हमारा 1,000 से दिलवाइए, सी कह रहा है कि 500, और डी कह रहा है कि 500।
अब एक की संपत्ति जो कुर्क की गई, उससे आपका पैसा जो बेचकर एक की संपत्ति, क्योंकि गिरफ्त भाई संपत्ति है नहीं तो गिरफ्तार ही नहीं, तो एक की संपत्ति कुर्क की गई, अटैच की गई, उसके बाद बेची गई, और जो पूरा धन आया यानी कि पैसा आया, वह बेचने के बाद कितना आया? 1,000। यानी कि लेनदार कितने हैं? यानी कि वसूली करने वाले 3, और टोटल पैसा कितना वसूलना है? 2,000, और आपका पैसा आया ही कितना? 1,000। तो बताइए अब क्या किया जाएगा? अब अंधा बाटे रेवड़ी और चिन्ह चिन्ह के दे। सुने ना? अंधा बाटे रेवड़ी, यानी कि अंधा भी है, फिर भी वो पहचान रहा है कि कौन हमारी पार्टी का है और कौन हमारा, चूंकि चुनाव का ही माहौल है तो थोड़ा चुनाव में भी आपका, यानी कि अंधा बाटे रेवड़ी चिन्ह चिन्ह के दे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिक धन दे, अब आपका प्रोपोर्शनल या आनुपातिक वितरण होगा। ये आपका पूछा गया था मेंस में झारखंड में पिछली बार, प्री में तो आ ही रहा है वर्तमान समय में, कि आनुपातिक वितरण का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में है? 73 में। तो आनुपातिक वितरण कराया जाए, तो आनुपातिक वितरण में भाई देखिए, आपका साम्य का सिद्धांत भी जोड़ना था इसमें, हल्का सा स्पीड के चक्कर में। फिर एक बार याद रखिए भाई, व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए जब तक वह पैसा न दे दे। यह जो साम्य का सिद्धांत हमने बताया कि साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है, यानी कि व्यक्ति पे अंतःकरण पर प्रभाव डाला जाए, यानी कि व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाए? अब यहाँ आ जाइए साम्य का सिद्धांत। तो ये जो साम्य का सिद्धांत है, समता ही साम्य है, उसी सिद्धांत पर आधारित है। तो समता का मतलब ये हुआ कि जब जो जितना दिया है उसमें आनुपातिक वितरण किया जाए। तो बताइए 1,000 में से बंटवारा अनुपातिक कराइए तो कौन 500? बी 500 पाएगा, सी कितना? 250, और ये भी। तो इनका आपका डूब गया 500, इनका 250, और इनका कितना? तो इन जो डूब गया क्या होगा? तो झुनझुना बजाइए लेकर, अब क्या? अब थोड़े आपका मिलेगा। यानी कि हम बताए थे उदाहरण घंटी वाला शाम को, यानी कि घंटी बजाते रहिए और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो केले देकर कहाँ भाग गए हैं? विदेश। ज्यादा लोग कहाँ भाग गए हैं ले देकर? तो आगे देखा जाए भाई, अब ये एक धारा और भी हो गई। अब आइए पैसा वसूली करवा के विरोध करवाया जाए। पी पी न्यायालय में इजरा के लिए एप्लीकेशन दिया है। अब पुलिस वाले गए, न्यायालय के कर्मचारी गए, अब एक की संपत्ति को कुर्क करने गए, नीलामी होने लगी। तब तक ए और ए के पिछलग्गू, यानी कि ए के अंधभक्त, यानी कि ए के परम भक्त या ए के साथी, दो बूंद वाले भाई न है, तो ए के साथियों ने आपका पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दिया और निष्पादन का विरोध किया, और कहा कि हम अपना मकान या जमीन कुर्क नहीं होने देंगे, और पूरा हंगामा किया। तो अब क्या होगा? तो बताइए होगा क्या? तो सिविल न्यायालय जबरदस्ती इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजेगा, और बल का प्रयोग करके आपका क्या करेगा? डिक्री का निष्पादन। तो आपका बल इन लोगों को जो विरोधी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए, और बल का प्रयोग करके और कुर्की और विक्रय कराइए। कौन सी धारा? सीपीसी की 74। एक धारा और आपका बता दिया जाए। और ये तो आपका गिरफ्तार करके जेल भेजवाने की बारी आई। दूसरा जो अच्छा तरीका माना जाता है वह ये है कि जो व्यक्ति हारा है, अगर पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके आपका जो प्रॉपर्टी चल और अचल है उसको कुर्क किया जाए, जब्त किया जाए, बेचवाया जाए, और जो पैसा आए वह पैसा जीतने वाले को क्या किया जाए? दिलवाया जाए। तो भाई वह पैसा है वो दिलवाया जाए। तो लास्ट में एक देख लिया जाए पैसा। तो
न्यायालय एक की संपत्ति को कुर्क किया और बेचवाया, और बेचवाने से जो धन आया उस धन को किसको दिलवा दिया? बी को। तो हम उदाहरण कितना लाख लेकर चले थे? तो मान लीजिए एक की संपत्ति बेची गई और धन आया 3 लाख, तब बताइए क्या होगा? भाई 2 लाख तो बी को मिलेगा, 1 लाख क्या होगा? ए को दे दिया जाएगा। भाई 1 लाख किसको दे दिया जाएगा? आपका ए को ए को वापस कर दिया जाएगा। अब ये है कि भाई ए की जो संपत्ति है वह कुर्क की जाए और बेची जाए, तो इसके लिए तमाम धाराएं हैं, लेकिन लास्ट में एक धारा ही हम बताते हैं 60। उसमें भी झामा गया कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिसको कि अटैच यानी कि कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता। यानी कि धारा 60 में उन संपत्तियों का वर्णन है जिनको कुर्क करके बेचा जा सकता है और जिनको कुर्क करके नहीं बेचा जा सकता। तो 2-3 उदाहरण देखना है। क्या भावी भरण पोषण का जो भरण पोषण का जो पैसा है क्या वह कुर्क करके बेचा जाएगा? नहीं। आपका जो स्त्री के गहने हैं जो प्रथा के अनुसार अलग नहीं करती, चारपाई हो गए। अब यह है कि जो दुधारू बैल माने आपका दुधारू जो आपका पशु है, दुधारू पशुओं में भी जो उसके आवश्यक मन है उसको नहीं बेचा जाएगा। अब फालतू होगा तब बेच दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये तो आगे बताया जाएगा डिटेल में। लास्ट लाइन ये रही कि भाई कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनको कुर्क करके बेचा जा सकता है और कुछ को नहीं बेचा जा सकता। इसकी लिस्ट किस धारा में दी गई है? तो धारा 60। तो इस प्रकार लास्ट लाइन ये रहा कि भाई सिविल मामलों में होता क्या है? तो भाई सिविल वाद दायर किया जाएगा, प्रतिवादी को कॉल लेटर जारी होगा, प्रतिवादी आएगा, दोनों को चल रहा है ना लाइव फोन आ रहा है, दोनों का आपका सुनने के बाद आपका फैसला आएगा और फैसले को क्या कराया जाएगा? अंत में निष्पादित। यही आपका एक एक करके हमें पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना। अब ये नहीं कि एक दिन में, तो जिन लोगों को बहुत जल्दीबाजी रहती है तो 2 दिन में ऐसे ही धारा जोड़कर पढ़ा दी जाती है। 2 दिन में जाइए कहाँ, घर से पीस